हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई जीएस की जो है हमारी क्लास है, और क्लास नहीं मतलब टेस्ट है। आपको पता ही है कि हर संडे को हम लोग करते हैं, और ये हमारा टेस्ट 3 है। तो इसके पहले भी 2 टेस्ट हुआ है, और 1 लाइनर करते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शंस के साथ तो आप उसमें आराम से जो है जो भी एलिमिनेट करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। बट कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हमको क्वेश्चंस ऐसा लगता है कि यार पढ़ा हुआ है, आंसर भी नहीं याद आता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप 1 लाइनर मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट केवल आंसर याद होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आप लोगों का स्कोर कितना होता है। सभी लोग कमेंट में बताएं। सुबह हम लोगों ने जो 1 बजे की सीटेड की जो टेस्ट हुआ था, आप सभी को बहुत पसंद आया। कुछ लोगों के पूरे नंबर आए हैं, किसी के 1 या 2 नंबर कम है, तो रिवीजन करते रहें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। देखिए ये जो है, यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछली वाली टेस्ट में किया था। ये देखिए, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हीनायान और महायान, त्रिपिटक, ये सारी चीजें कर चुके हैं। अब यहां से करना है। देखो आपको पता ही है कि 1 मिनट, हाँ ये सारी चीजें हो चुकी हैं, मैं एक बार चेक कर रही थी। तो अब यहां से करना है 75 से। ये पहले आप फोटो एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ। और ये कहाँ पर है? वाराणसी में। पता है ना, हम लोगों ने उस दिन भी किया था। और ये ऐसा दिखता है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ, बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए यहाँ पे, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान से है। बार बार पूछता है कि हीनायान और महायान, और मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, हीनायान और महायान किस धर्म के पथ हैं? ये आपको पता ही है, बौद्ध धर्म। और बार बार पूछा जाता है कि हीनायान में क्या है, महायान में क्या है। तो अभी आपको याद रखना है कि बोधिसत्व जब भी पूछेगा तो वो जो है महायान से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? महायान से। बोधिसत्व, बस इतना आपको याद रखना है, महायान बौद्ध धर्म। तो आखिर में ये बोधिसत्व का क्या मतलब है? तो देखो, बोधिसत्व जो है ना, वे व्यक्ति हैं जो कि मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पे हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, और बुद्ध के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं, उनसे बोलते हैं बोधिसत्व। जिसे मोक्ष प्राप्त करना है, जिसको बुद्ध के द्वारा जो बताए गए मार्ग है उस पर चलना है, तो ये सब संबंधित किससे है? महायान से है। ठीक है, अब हीनायान में बताओ क्या है, जरूर बताना। अब ये देखिए, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किस अग्नि उपदेशक, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर सरमन के रूप में जानते हैं, मतलब इनके जो उपदेश थे ना, उसमें से अग्नि उपदेशक के रूप में आप किसे जानते हो? तो वो है आदित्य पर्याय सुत। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अगला देखो, जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से हैं। और ये जो जातक है ना, वो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब इतने हर एक टॉपिक पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को ना डिस्कस कर लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप उसमें गलती नहीं करोगे। जैसे कि ये कई बार पूछता है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? अश्वघोष। और ये देखिए, इसका फायदा है 1 लाइनर का, क्योंकि कई बार घुमा के पूछता है कि अश्वघोष ने कौन सा महाकाव्य लिखा है, तो बुद्ध चरितम। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका जो सुपर टेट का एग्जाम 2018 में हुआ था, उसमें भी पूछा हुआ है। आपका जो बीपीएससी जो ऑफिसर्स लेवल वाली होती है ना, उसमें भी ये पूछता है। तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? अश्वघोष। गौतम बुद्ध का से रिलेटेड तो हमने बीपीएससी जीएस की क्लास में पढ़ा ही है। गौतम बुद्ध महावीर कहाँ पे जन्म हुआ है? तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है, नेपाल के पास। और इनकी मृत्यु आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास कुशीनगर है। बहुत सारे लोग गए भी होंगे घूमने वहां पर। यहीं पर जो है ना इनकी मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की, और जन्म हुआ है लुम्बिनी में। ठीक है, अच्छा, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये प्रश्न पूछता है। ये शाक्य मुनि थे, ये भी पूछता है। किस पेड़ के नीचे? तो वो था पीपल का पेड़, बोध गया में। ठीक है, बोध गया कहाँ पे है आपका? बिहार में है। तो इसलिए प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है बिहार से रिलेटेड एग्जाम में। अगला देखो, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताओ जिनमें भिक्षुओं के लिए नियम, मैंने पहले भी आपको इसका ट्रिक बताया था, जब भी नियम आएगा तो विनय नौ, आप इसको एक तरीके से रिलेट कर सकते हो। नियम का मतलब ही है विनय पिटक। ठीक है, तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताओ जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है, तो वो है विनय पिटक। अगला देखिए, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो वो था साल का वृक्ष। और इनको ज्ञान जो है किस पेड़ के नीचे मिला है? पीपल के। ठीक है, अगला देखिए,
बौद्ध धर्म की नींव कितनी थी, मतलब नींव में कितनी महान सच्चाई थी और अंगीय पथ पर आधारित है। तो देखिए 4 महान सच्चाई और 8 अंगीय पथ, तो ये 4 सत्य आपको जानने चाहिए। ये जो 8 अंगीय पथ है ना, इसी को हम बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो सबसे पहले इनके 4 आर्य सत्य देखते हैं। तो देखो इनकी जो नींव थी वो 4 आर्य सत्य पे और अष्टांगिक मार्ग पे है। इनका सत्य मतलब जो 4 आर्य सत्य हैं, पहला है दुख की सच्चाई, जैसे दुखा बोलते हैं, दुख के कारण का सच समुद्या बोलते हैं, दुख की समाप्ति का सच निरोध बोलते हैं, और पथ का सत्य दुख निरोध। ठीक है, तो आप इसका याद रखिएगा। बेसिकली मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बताई हैं कि मान लो अगर कुछ एलिमिनेट करने के लिए आता है, जैसे कि 3 लिख देगा और 1 कुछ गलत लिखेगा, तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि इसमें से कौन से बुद्ध के 4 आर्य सत्य नहीं है। तो ये अपने सामने आपके रहेगा, आप रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। रटना नहीं है, पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि कितना ही रटोगे आप। तो ये 4 इनके सत्य हो गए, वो अष्टांगिक मार्ग हैं इनके। जो ये रहा, देखिए ये आपको याद नहीं करना है, ये बस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अष्टांगिक मार्ग: सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतन, सही ध्यान या सही चिंतन। तो बुद्ध जी के जो हैं, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, ये भी आपको पता चल गया, और 4 आर्य सत्य। चलो, वैसे नंबर ये पूछता है ज्यादातर। अब ये देखो, आपको क्लियरली तो दिखता ही होगा ना कभी कभी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उन्हें क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आप 360 मतलब जो क्वालिटी होती है आप इसको बढ़ा सकते हो। वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर सकते हैं, फास्ट लगे तो स्लो भी कर सकते हो। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो उसका नाम था झुआन झांग वेंतसांग। ये एक चीनी यात्री था, इसका नाम याद रखना, जिसने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया। वह बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रहा था। अच्छा, यहाँ पर बताना चाहूंगी, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं यूट्यूब पे। पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट और आपको प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ फ्री में कराया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई किताब कुछ ऐसी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सच में अच्छे से हर दिन क्लासेस देखी है ना, आराम से निकल जाएगा सीटेट भी। तो ये हो गया ना। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा चीनी विद्वान, तो याद रखिएगा झुआन झांग, जिसे हम वेंतसांग भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था। हमने कई बार जब हम पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा, बार बार उसमें आता है कि महावीर ने भी पाली भाषा का प्रयोग किया, गौतम बुद्ध ने भी। तो इसका रीजन ये था ना कि जो आम लोग थे वो इस भाषा का भी प्रयोग करते थे ना, ये भाषा वो आसानी से समझ सकते थे, पाली भाषा। चलो अगला देखो, जातक कथाओं बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ये तो अभी हमने ऊपर देखा। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये मैं मंदिर आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि ये बौद्ध तीर्थ स्थान है जिसे हम दांत का मंदिर बोलते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर है और ये श्रीलंका में है, दांत का मंदिर आप देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है। तो ये जो है प्रश्न पूछता है क्योंकि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, मतलब बौद्ध तीर्थ स्थान है। तो ये दांत का मंदिर कहाँ पे है? श्रीलंका में है। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, मतलब सारनाथ, आपको पता ही है। उस स्मारक का नाम बताओ। उसे हम बोलते हैं धमेक स्तूप, जिसे हम बोलते हैं सिटी ऑफ द होली बुद्ध, क्योंकि इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है, और उस स्मारक, वो जो स्मारक था वो था धामेक स्तूप। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि हम इसे बोलते हैं ना सीट ऑफ द होली बुद्ध। तो जो भी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा, देखो घुमा फिरा के पूछा है, वैसे आपको याद रखना है कि ये है हमारा धामेक स्तूप सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके के प्रश्न आपके जो भी बुद्ध से बनेंगे, हमारे भगवान बुद्ध से, तो आप सारे कर सकते हो। अब यहाँ से हमारा महाजनपद स्टार्ट होगा। उसके पहले ये याद रखिएगा, जो जैन अवस्था है वो जुड़ा हुआ है पारसी धर्म से और यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा। ठीक है, चलो अब 16 महाजनपद के बारे में देखते हैं। देखिए हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा है, तो यहाँ सब देखते हैं। पहला ये प्रश्न है 16 महाजनपद से रिलेटेड, ये नया टॉपिक स्टार्ट है कि कोसल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ? जो कोसल और मध्य थे ना, उसके बीच में जो लड़ाई थी वो किसके समय में हुआ? तो वो हुआ था अजातशत्रु। नाम याद रखिएगा, कोसल एवं मगध के बीच में संघर्ष का प्रारंभ अजातशत्रु के समय से हुआ। देखो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और राज्य छीन लिया। अब अपने पूरे समय में उन्होंने विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई।
इसने उन्हें काशी और कोसल की ओर धकेल दिया। मगध और कोसल के बीच लंबे समय तक अशांति चली। था ही आक्रामक नाम का, तो लड़ाई तो चलती ही रहेगी। अगला प्रश्न देखो, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक। अच्छा क्वेश्चन ना ये बहुत बनते हैं कि उस राजा का दरबारी कवि कौन था, उसका चिकित्सक कौन था, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। सेम उसी तरीके से जो मगध शासक था बिंबिसार, इसका चिकित्सक था जीवक। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? मगध। ठीक है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में होना चाहिए? ये सोचा था अजातशत्रु ने। कि देखो भाई, पहली बौद्ध जो काउंसिल हो रही है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जो टेस्ट हमारा 2 था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था। रावा पाका, आपको याद होगा, ये देखिए रावा पाका। तो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। ठीक है, ये सोचा था अजातशत्रु ने। दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो ये बौद्धवादी काउंसिल संग्रह जो है राजगृह में होना चाहिए, ऐसा अजातशत्रु ने सोचा। चलिए अब ये देखिए, किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? अजातशत्रु ने। अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। ठीक है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो थी राजगृह। देखो, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ना, वो थी राजगृह। ठीक है। पहली बौद्ध संगति का आयोजन भी कहां पर हुआ है? राजगृह में हुआ है। अगला देखो, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ये किस वंश से था? तो ये था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। वंश वगैरह भी आपको याद रखना है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? पहला गणतंत्र, तो वो लिच्छवी वंश के द्वारा। ठीक है। चलिए, और ये वन लाइनर में आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा कि बहुत सारे कंटेंट को पढ़ने के बाद यहाँ पर आप आराम से क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करें, आपको याद हो जाएगा। अच्छा, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है। अच्छा, बिंबिसार कहाँ का शासक था? मगध का। देखो, बिंबिसार मगध का शासक था, और बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक था। प्रश्न पूछता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है बिंबिसार। अजातशत्रु किस वंश का है? ये जरूर बताओ कमेंट में, क्योंकि अभी मैंने आपको ये जस्ट ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर किया है। चलो अब अगला देखते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। ठीक है। देखो, मगध की राजधानी थी राजगीर, और मगध की प्राचीनतम राजधानी जो है वो राजगीर थी। बट राजगीर के बाद से पाटलिपुत्र, जो कि हमारा वर्तमान में पटना है, इसको मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। मतलब पहले तो बनता है राजगीर, फिर हमारा बन जाता है वर्तमान पटना। कितने लोग पटना से ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जरूर बताएं। तो ये देखिए, तो पहले तो इसकी राजधानी थी राजगीर, फिर बाद में पटना हुआ। और मगध बिहार में एक प्राचीन भारतीय राज्य था, और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य मगध में उत्पन्न हुए। बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु ने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि राजगीर से जो है राजधानी पाटलिपुत्र किसने ट्रांसफर किया? तो वो इसका बेटा अजातशत्रु। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जानते हैं? कोसल। जो हमारा अवध है उसको हम प्राचीन काल में कोसल के नाम से जानते हैं। अच्छा, कोसल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राजा प्रसेनजीत थे। और ये प्रसेनजीत नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि जब कोसल साम्राज्य का वो के प्रसिद्ध शासक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राजा कौन था, तो वो पूछता है प्रसेनजीत। और इसको प्राचीन काल में इसी अवध को ही हम जानते थे कोसल के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। तो जो मेगस्थनीज है उसको राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो तीनों लाइन लिखा है मैंने, ये बहुत बार पूछा हुआ है। सबसे पहले तो मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत की यात्रा की। ठीक है। ये मेगस्थनीज और सेल्यूकस प्रथम निकेटर, ये कई बार पूछा हुआ है। तो मेगस्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत के रूप में उसने भारत में यात्रा की। मौर्य वंश के संस्थापक आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मेगस्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का भी दौरा किया। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के बारे में वर्णन किया है, मेगस्थनीज। ठीक है। तो ये पूछता भी है कि ये इनकी कौन सी किताब है मेगस्थनीज की, तो इंडिका। आपने देखा होगा, कई बार पूछा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था?
फौजदारी। ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसका आंसर बताओ तो देखूं कितने लोग आंसर दिखाने से पहले कमेंट कर रहे हैं। जरूर बताओ कि मौर्य काल में जो शिक्षा था, जो एजुकेशन था, उसका प्रसिद्ध सेंटर कौन सा था, तो वो है तक्षशिला। ठीक है, ये रहा। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है। अगला देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था, तो अशोक ने भ्राभु अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त की। किस अभिलेख में? भ्राभु अभिलेख में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो वो है प्राकृत। प्राकृत याद रखिएगा। और ये तो भाई जो 110 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो आपको रट लेना है, क्योंकि कई बार पूछा हुआ है कि अशोक का जो ब्राह्मी अभिलेख है, इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वो था जेम्स प्रिंसेप। नाम याद रखना, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप एक यूरोपीय विद्वान था जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। वह जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक थे। किसका? जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसने प्राचीन भारत की खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों की समझ के लिए सबसे ज्यादा उसको याद किया जाता है जेम्स प्रिंसेप, क्योंकि इसी ने ब्राह्मी अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था अशोक के। तभी तो हमको ये पता चलता है कि इसने कलिंग की युद्ध के बाद से अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? प्रियदर्शी। ठीक है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। अगला देखिए, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पहले साम्राज्य की बात हो रही है तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। और मुद्रा राक्षस एक संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का वर्णन करता है। अच्छा, मृच्छकटिकम किसका है बताओ? मृच्छकटिकम, ये रहा मृच्छकटिकम, ये है शूद्रक। ठीक है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। तो ये जो है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। इसमें राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का वर्णन हुआ है। अगला देखते हैं, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो ये हमको पता चलता है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे पता चला कि जो चंद्रगुप्त है उसका प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसने जो है पाटलिपुत्र को किस शासक ने, इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। ये देखिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है विशाख दत्त। ठीक है, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? दोनों नाम एक ही है, कौटिल्य चाणक्य। ये था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। और इसने, चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। ठीक है, और चाणक्य को हम कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, दो एक निकनेम होते हैं ना, सेम वैसा ही है। कौटिल्य चाणक्य के एक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इसी ने लिखा है अर्थशास्त्र। इस तरह नहीं, इसने चाणक्य ने। तो अब बताओ, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखन कौन था? बताइए, कौटिल्य या फिर चाणक्य। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि मेगस्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? तो वो है अशोक। देखिए, पहले तो नहीं, लेकिन जब आपको पता है कि अशोक जो है धीरे धीरे हर एक राज्य पे कब्जा कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, बट एक जो है कलिंग का युद्ध है, जो कि पूछता भी है कलिंग कहाँ पे है, तो उड़ीसा। तो कलिंग का जब युद्ध होता है तो उसके बाद से अशोक ने देखा कि भाई इसमें तो सब लोग मर रहे हैं, किसी का पति, किसी के बच्चे और इसके भी सैनिक लोग रो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है ऐसे युद्ध का जिसमें लोगों को बस दुख होता है। उसके बाद से उसने पूरी लड़ाई त्याग दी और बौद्ध धर्म के उपदेशों को अपना लिया कलिंग के युद्ध के बाद। और धीरे धीरे ये इनका हर जो है प्रचार करने लगा, हर जगह जो है उन अभिलेखों को लिखवाता था। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो अपने जो उनके सैनिक होते थे उनसे कहता था कि भाई इसको पढ़ के लोगों को समझाना है। तो इन्हीं का एक प्रयास था जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो है ना एक वैश्विक धर्म बनता है। सो अशोक।
और अशोक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखो, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो था पाटलिपुत्र। मैंने आपको बताया था ना, रावा पाका। तो जो पहला था राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। अशोक का जो तीसरी बौद्ध संगति होती है ना, तो उसका जब आयोजन हो रहा होता है तो उस समय शासनकाल किसका था? अशोक का। ठीक है, तो पाटलिपुत्र याद रखना है। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया? अभी इसी की बात हो रही थी, कलिंग की। तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया। कलिंग जो है उड़ीसा तटीय का प्राचीन नाम था, और इसके बाद से इसने युद्ध छोड़ दिया, कलिंग के युद्ध के बाद। अब यहाँ पर एक बार सब कुछ यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। देखो, क्योंकि ये कई बार पूछता है कि कौन किसका संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है, और उन्होंने नंद वंश के घानानंद को जो है पराजय किया और मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। यूनानियों ने उसे सैंड्रोकोटस के रूप में उल्लेख किया है। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। बिंदुसार इस वंश के दूसरे शासक थे, पहला था चंद्रगुप्त और दूसरा था बिंदुसार। फिर वे यूनानियों के लिए अमित्रोचट्स के रूप में जाने जाते थे। अशोक जो है सबसे महान था मौर्य शासक। ठीक है, तो मौर्य शासक में बहुत हुए हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार, बट सबसे जो महान था ना वो था अशोक। ठीक है, अब अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वो था बृहद्रथ। ये देखो, तो सतधवन का पुत्र बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। इसकी हत्या किसने की? इसी का खुद का सेनापति, जिसका नाम है पुष्यमित्र, और ये नाम आपको याद रखना है। प्रश्न पूछता है कि इसकी हत्या किसने किया है, और एक नए राजवंश का उदय होता है जिसे कहते हैं शुंग राजवंश। ठीक है, तो मौर्य वंश के पश्चात आपको पता ही है, क्योंकि ये तो इसकी हत्या कर देता है, मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद से नया वंश आता है जो है शुंग वंश। तो मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शुंग वंश। अगला देखो, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो वो है शातवाहन। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? बताओ, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ। तो जब भी आपसे पूछे राजा खारवेल, तो आपको याद रखना है हाथी गुम्फा लेक के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राजा खारवेल का नाम। अब अगला देखते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने इसको बाद में नोट भी किया है। शक संवत वर्ष प्रारंभ होता है 78 ईस्वी। तो शक संवत की स्थापना का श्रेय हम देते हैं कुषाण को, ये भी ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? पहले नहीं, बाद में इनको एक देवता का भी स्थान मिल गया था, और उस समय वो राजा था कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट। अभी तक हमने 75 से स्टार्ट किया है और हम पहुंच गए हैं 130 पे। तो आप मुझे बताओ कि आपके स्कोर कितने हो रहे हैं। ठीक है, बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? आजीवक। ठीक है, इसने आजीवक को बराबर की गुफाओं को दान में दे दिया। भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो वो थे भारतीय यूनानी। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया जो बौद्ध स्मारक है वो सांची स्तूप है। प्रश्न ये भी पूछता है कि सांची स्तूप जो है वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। इसको बनवाया किसने है? सम्राट अशोक ने, भगवान बुद्ध के सम्मान में। ठीक है, तो वो है सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाला सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और किसका अनुयायी बन गया? बताओ। तो वो बना है बौद्ध धर्म का। और ये कहानी आपको पता ही है, कलिंग के युद्ध के बाद बदल जाती है। जैसे ये कलिंग युद्ध को जीत लेता है, ऐसा नहीं कि हारता है, जीतने के बाद भी ये सोचता है भाई ऐसी लड़ाई का क्या मतलब है जहाँ पे खून खराबा हो, लोग रो रहे हैं, सब अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। इसने सोचा कि अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, बौद्ध धर्म का पालन करूंगा, उनके जो उपदेश हैं उसको अलग अलग जगह फैलाऊंगा। और ये चाहता था कि इसके आने वाली जो जनरेशन है, इसके जो बच्चे हैं, उनके बच्चे वो भी लड़ाई ना करें। ठीक है, तो इसलिए ये है बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो है विष्णुगुप्त। इंपॉर्टेंट है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थान पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। तो इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र और पुत्री भी शामिल थे, और ये अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजता है। पुत्र का नाम है महेंद्र, पुत्री का नाम है संघमित्रा। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि जो सम्राट अशोक है ना, उन्होंने अपने बेटे और बेटी को कहाँ पर भेजा था प्रचार के लिए? तो वो है श्रीलंका।
और नाम भी पूछता है महेंद्र संघमित्रा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वां शिलालेख। कलिंग का युद्ध अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए शिलालेख पूछता है, क्योंकि इसी में ना कलिंग युद्ध में जब अशोक की विजय हो जाती है तो उसकी पूरी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया है 13 शिलालेख में। सम्राट अशोक किसका पुत्र था जो कि मौर्य वंश से संबंधित है? अभी हमने पढ़ा बिंदुसार। नेक्स्ट देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसे हम चाणक्य बोलते हैं, हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, किसका? मौर्य का। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम आगे का बाद में करेंगे। चाणक्य का एक अन्य नाम भी था और वो अन्य नाम है विष्णुगुप्त। तो कई नाम है, तो ये कई बार आपको विष्णुगुप्त करके पूछ लेगा, कई बार आपको चाणक्य करके पूछ लेगा, इसलिए आपको सारे नाम याद रखने हैं। इनका एक अन्य नाम है जो कि है विष्णुगुप्त। तो हमने 75 से स्टार्ट किया, 140 तक क्वेश्चन कर लिया है, और आप मुझे बताओ आपका कितना स्कोर हुआ है। और ये धीरे धीरे करके, अभी तो इसमें बहुत है, अगर मैं एकदम लास्ट में लेके चलूँ तो ये सब कुछ तैयार किया गया है ताकि आपको हर दिन हर संडे को इसका टेस्ट लिया जा सके। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इस तरीके के और टेस्ट चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जाने से पहले अपना स्कोर कमेंट में लिख दो। सबके जो मैसेज आएंगे, जो भी कमेंट आएंगे, उन सभी को मैं लाइक करूंगी और देखूंगी कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।